स्वागत है आपका। पिछले लेक्चर में हम लोग चर्चा कर रहे थे एंट्रोपी के बारे में। हमने एंट्रोपी इंट्रोड्यूस किया और उसको डिफ़ाइन किया हमने। एंट्रोपी को रिवर्सिबल इंटरनल रिवर्सिबल केस में डी क्यू बाई डी टी है डिफरेंशियल एंट्रोपी को। और एंट्रोपी एक स्टेट प्रॉपर्टी है, इसीलिए जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इंटरनल रिवर्सिबल प्रोसेस होता है या टोटल रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो डी एस को आप डेल क्यू बाई टी लिख सकते हैं और एस को डेल्टा एस को आप इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी लिख सकते हैं। और इसमें हमने ये भी कहा कि भाई एंट्रोपी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसीलिए आप इसे अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसको अगर डिवाइड कर सकते हैं आप सिस्टम को कई सब सिस्टम में, तो सबके जो चेंजेस है एंट्रोपी उसको अगर ऐड करेंगे तो टोटल एंट्रोपी आपको मिल जाएगा सिस्टम में। और ये भी हमने प्रूव किया कि भाई चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द टोटल सिस्टम जो है, जब आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो या ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। डेल्टा एस जो है नॉर्मल सिस्टम के लिए हमने ये भी कहा कि भाई डेल्टा एस जो है डेल क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन होता है इन जनरल जो सिस्टम है। और रिवर्सिबल केस में ऑफ कोर्स ये डेल क्यू बाई टी जो है रिवर्सिबल केस में एस डेल्टा एस डेल क्यू बाई टी इंटीग्रल हो जाएगा और एस जनरेशन जीरो हो जाएगा। और एस जनरेशन का जो है जो प्रोडक्शन होता है, जो जनरेशन जो सिस्टम में होता है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ज़ीरो होगा रिवर्सिबल के लिए, और लेस देन ज़ीरो कभी हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है। और फिर हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि सिस्टम का एंट्रोपी है वो कम भी हो सकता है, ओके, क्योंकि वो अगर हीट सिस्टम से निकल रहा है तो एंट्रोपी उसकी कम होगी, पर सराउंडिंग की निकल के जहाँ पे भी जाएगा, जैसे सराउंडिंग के जाता है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ जाएगी और टोटल एंट्रोपी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा, जैसा कि इस केस में हमने एग्जांपल के माध्यम से हमने बताया था। तो कुछ रिमार्क है, कुछ टिप्पणी है एंट्रोपी के बारे में जो कि हम ऐसे इसको लिखा गया है। और मोटा मोटा ये है कि प्रोसेस, जैसे हम कह रहे थे लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का डायरेक्शन को बताता है कि प्रोसेस जो है वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो सकता, एक सर्टन डायरेक्शन में होता है, एक उसकी दिशा होती है, और वो दिशा है जहाँ पे आपका एनर्जी जो है कंजर्व तो रहता ही रहता है, पर इंट्रोपी जो है उसकी बढ़ती रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये है कि वो दिशा उल्टी नहीं हो सकती है और एंट्रोपी जनरेशन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हर प्रोसेस का एक दिशा है, वो वही दिशा लेता है जिस दिशा में उसकी एंट्रोपी बढ़ती है या बराबर रहती है। दूसरा ये कि एंट्रोपी एक कंजर्वेशन प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे कि हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, एंट्रोपी में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक कोई लॉ नहीं है कि भाई आपका एक कंजर्वेशन रहेगा। केवल उस केस में जिस केस में आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है और आइडल सिस्टम है, तो ऐसे केस में आपका एंट्रोपी चूँकि चेंज ही नहीं होता है तो इसलिए वो बराबर होगा। तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि कंजर्व्ड, बट इसका कोई मान्य नहीं है, क्योंकि आपका प्रोसेस में नॉर्मली आपके सब एस जनरेशन प्रोडक्शन होता रहेगा एंट्रोपी का, चूँकि जिस दिशा में बढ़ रही है वो उस दिशा में प्रोडक्शन होता रहेगा और आपका एंट्रोपी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगा। अब एंट्रोपी अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो कोई भी इंजीनियरिंग सिस्टम अगर है तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी इरिवर्सिबिलिटी साथ में जुड़ी हुई है। तो अगर एंट्रोपी जनरेट होती है, उत्पन्न हो रही है, तो इरिवर्सिबिलिटी है, और इरिवर्सिबिलिटी है इसका मतलब परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग सिस्टम का वो ख़राब होते जा रहा है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग सिस्टम इम्प्रूव करना है तो आपको एस जनरेशन जो है एंट्रोपी का जो प्रोडक्शन है उसे कम करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही संक्षिप्त में एंट्रोपी के बारे में हमने जाना। अब एक एग्जांपल के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस जो है ज़्यादा इरिवर्सिबल है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लिए जिसमें कि आपके पास दो प्रोसेसेस हैं, जिसमें कि एक में आप 800 केल्विन सोर्स से सिंक में
2000 किलो जूल्स जो है 2000 किलो जूल्स आप ट्रांसफ़र करते हैं, और ट्रांसफ़र मतलब लूज़ हुआ, हीट लॉस हुआ। और दूसरे केस में 2000 किलो जूल्स हीट लॉस हुआ, लेकिन सिंक की टेम्परेचर जो है वो 750 है। पहले केस में ये 500 केल्विन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन से प्रोसेस में जो है ज़्यादा इरिवर्सिबल है, ओके, कौन सा प्रोसेस, तो पहले के केस में हम देखते हैं, ये हो एग्जांपल लेते हैं ए जो कि 500 डिग्री है। तो इसका टोटल एस जनरेशन कितना होगा? एस जनरेशन हो जाएगा आपका डेल्टा एस टोटल, और ये आपका होगा डेल्टा एस का सोर्स, क्योंकि एक्सटेंसिव है, हम दोनों का ऐड कर रहे हैं। सोर्स में जो चेंजेस हुए एंट्रोपी, और सिंक के साथ जो चेंज हुआ एंट्रोपी, तो डेल्टा एस क्या हुआ? जो हीट ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका फिक्स है, सो डेल्टा एस सोर्स हो गया आपका 2000 किलो जूल्स ट्रांसफर हुआ, तो ये माइनस 2000 किलो जूल्स, और टेम्परेचर इसका 800, और इसमें 2000 ने रिसीव किया सिंक ने किलो जूल्स, और टेम्परेचर इसका 500। ठीक है, अब इसको अगर जोड़ेंगे आप तो ये निकल के आएगा 1.5 किलो जूल्स पर केल्विन। ना दूसरे केस में एस जनरेशन जो है वो निकल के आता है, वैसे ही करेंगे जैसे पहले था, माइनस एस सोर्स, सॉरी डेल्टा एस सोर्स प्लस डेल्टा एस सिंक, ये माइनस 2000 किलो जूल्स, और ये आपका आ गया 800 केल्विन प्लस 2000 किलो जूल्स, ये हो गया 750 के केल्विन। ये निकल के आता है माइनस 2.5 प्लस 2.7 किलो जूल्स पर केल्विन, ये हो गया 0.2 किलो जूल्स पर केल्विन। तो क्लियरली आपको ये दिख रहा है कि एस जनरेशन जो है वो दूसरे केस में कम है। तो दूसरा वाला जो केस है, बी वाला केस है, ये है आपका सबसे कम एस जनरेशन होता है, जिसका मतलब कि बी जो है वो स्मॉल, सबसे कम जो है, स्मॉलर जो है, इसका इरिवर्सिबिलिटी है। टेम्परेचर डिफरेंस, इनफैक्ट ये भी है कि टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम होगा उतना इरिवर्सिबिलिटी कम होता है। इरिवर्सिबिलिटी टेम्परेचर डिफरेंस के ज़्यादा होने से होता है और फ्रिक्शन से होता है। तो इस केस में 800 केल्विन और 750 केल्विन बहुत ही पास है, तो इरिवर्सिबिलिटी उसका कम होगा। ना ये भी नोट कीजिए, इसमें एक चीज़ हमने भी ये भी एज्यूम भी किया है कि सोर्स के बाद जब चेंज होता है तो इसके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र हुआ, ये अंदर जो है वो इंटरनली रिवर्सिबल है। तो दोनों रिजर्वायर जो है वो इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं, ये भी एजम्पशन हमने लिया है। इंट्रोपी जैसे हमने बात किया था कि ये प्रॉपर्टी है, ये जब स्टेट फिक्स होता है तो उसकी प्रॉपर्टी फिक्स होती है, तो इंट्रोपी की प्रॉपर्टी भी फिक्स होगी जैसे ही स्टेट फिक्स होगा। और स्टेट फिक्स करने के लिए सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम के लिए आपको दो वेरिएबल चाहिए होता है जो इंटेंसिव वेरिएबल है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर डेंसिटी या प्रेशर डेंसिटी टाइप के कॉम्बिनेशन चाहिए, जिससे कि आपका स्टेट फिक्स हो जाता है। इसी तरह आपको एंट्रोपी पता करने के लिए, स्टेट फिक्स करने के लिए आपको दो वेरिएबल चाहिए, जैसे कि बाकी और प्रॉपर्टीज़ है, इंथाल्पी हुआ, इंटरनल एनर्जी हुआ। इस तरह से आपका एक टी वर्सेस एस प्लॉट हो जाएगा, टी वर्सेस वी प्लॉट हो जाएगा। तो इस केस में हम जो दिखा रहे हैं कि एक कंप्रेसिबल लिक्विड जो का टिपिकल जो आमतौर पे जो प्लॉट होगा टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी में, वो वैसे ही देखेगा जैसे कि आपने पहले देखा होगा टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन जो है वो कंप्रेस्ड लिक्विड होता है, जैसे कि अगर आप स्पेसिफिक वॉल्यूम यूज़ करते हैं वैसे ही। और राइट हैंड साइड वाला रीजन जो है, ये जो कर्व है इसके राइट हैंड साइड वाला दाएं हाथ में, वो सुपर हीटेड वेपर होता है। और दोनों के बीच का जो रीजन है उसे हम जो है टू फेज़ रीजन कहते हैं, जिसमें कि दो फेजेस जो है वो कोएग्जिस्ट करता है, साथ में वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं।
तो वो आपका लिक्विड वेपर रीजन हो गया, जिसे हम सैचुरेटेड रीजन कहते हैं। ऊपर वाला रीजन जो हो गया सुपर हीटेड, वो सेम जैसा कि ये है, सुपर क्रिटिकल भी कह सकते हैं आप उसे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट जो यहाँ है इससे ऊपर होगा। तो ये आमतौर पे ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इस टाइप के आपका फेज डायग्राम रहता है। और जैसे हम लोगों ने पहले कहा था कंप्रेस्ड लिक्विड के केस में हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इंथैल्पी को अप्रॉक्सीमेट करते थे कि इंथैल्पी अगर कंप्रेस्ड लिक्विड है जैसे 1 पे, तो इंथैल्पी जो है वो फ्लूइड का जो स्टेट है इसी टेम्परेचर पे वो हम एज्यूम कर लेते थे। उसी तरह से एंट्रोपी को भी हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सुपर हीटेड वेपर कट जो है वो टेबल होगा, वो आपको जैसे कि जो कॉमन फ्लूइड है, जो वर्किंग फ्लूइड है, वाटर हुआ, रेफ्रिजरेंट हुआ, इसका ऑलरेडी टेबलेटेड डेटा होता है, उसको हम लोग यूज़ kरेंगे। और जो 2 फेज़ रीजन है, जैसे कि अगर S2 मान के चले इस पर्टिकुलर केस में, तो S2 का जो है जैसे कि आपने यूज़ किया हुआ है इंथैल्पी के लिए या इंटरनल एनर्जी के लिए या वॉल्यूम के लिए, वैसे ही ये S2 ये स्पेसिफिक एंट्रोपी है, क्योंकि ये S डिवाइडेड बाय मास होगा। ये आपको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि ये सिंपल पहले फ्लूइड का प्लस x जो इसका क्वालिटी है मल्टीप्लाइड बाय SFG जो कि SG माइनस SF होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है इंथैल्पी के लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए, वैसे ही एग्जैक्टली है, इसमें कोई वैसे नहीं, जैसे वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे कि आप बाकी प्रॉपर्टीज़ के लिए टेबल जैसे यूज़ किया एग्जैक्टली वैसे ही आप यूज़ करेंगे, उसी तरह से आप इसको यूज़ करेंगे एग्जाम्पल में या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ना इसमें जैसे कि एक बस यही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है जब आप टाई लाइन बनाते हैं, तो टाई लाइन जैसे कि इक्विलिब्रियम जो डेटा होता है उसके लिए एग्जांपल के माध्यम से अगर देखिए, तो ये आपका टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी हुआ, ये आपका ऑफकोर्स क्रिटिकल पॉइंट है। नॉर्मल अगर प्रेशर आइसोबार देखें जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये निकल के आता है डेटा। एग्जांपल के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये P = 10 है, ये आपका वाटर का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर 10 मेगापास्कल है, ये आपका जो है सैचुरेटेड लिक्विड है इस पर्टिकुलर कंडीशन पे, और ये आपका स्पेसिफिकली जो है Tsat है, ठीक है, जो कि एट 10 मेगापास्कल हुआ इस प्रेशर पे, और ये आपका हो गया S ऑफ जो लिक्विड का है, ठीक है, और जिसे फ्लूइड भी कहेंगे हम, और ये हो गया आपका S ऑफ गैस का, ठीक है। तो ये आपका सैचुरेटेड वेपर है, ये सैचुरेटेड लिक्विड है सॉरी, और ये सैचुरेटेड वेपर है। तो इसी तरह से आपका बाकी प्रेशर पे आएगा, और ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है, इसमें आप नोटिस कीजिए कि इसमें आइसो कोरिक हो गया, तो ये लाइन ऐसा लाइन नहीं होगा जैसे कि आप ये देख रहे हैं जिसमें सैचुरेशन का पॉइंट है। अब जैसे हम लोगों ने बाकी फेज डायग्राम यूज़ किया एग्जैक्टली उसी ढंग से करेंगे, जैसे कि आपको निकालना है इस फेज डायग्राम से टोटल चेंज इन एंट्रोपी, तो आप S2 माइनस S1 निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे मास से, ठीक है, और उसके बाद आप आराम से इसका टोटल एंट्रोपी निकाल सकते हैं। तो ये जो टेबल है जिसकी बात कर रहा हूँ वो यही है। इस टाइप का एग्जांपल ये के तौर पे ये हमने रेफ्रिजरेंट का टेबल यूज़ किया है, इसमें कि प्रेशर टेबल है जहाँ पे प्रेशर आपका पहला कॉलम होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका ये टेम्परेचर होगा, और जो ये टेम्परेचर चूँकि ये सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी चेंज होगा, वही Tsat ही होगा, हर एक प्रेशर का कॉरस्पॉन्डिंग Tsat है। ये उसका लिक्विड स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है या इंथैल्पी है, ये एंट्रोपी है। ये भी नोटिस कीजिए ये स्पेसिफिक एंट्रोपी है क्योंकि पर केजी है, मास से डिवाइड कर दिया गया है। तो जैसे आपका ये इंथैल्पी है कि यहाँ पे आपके पास सैचुरेटेड लिक्विड इंथैल्पी का है, सैचुरेटेड वेपर इंथैल्पी का, और दोनों का डिफरेंस मिलाकर HFG हुआ। उसी तरह से इंट्रोपी का भी आपके पास ये सैचुरेटेड लिक्विड इंट्रोपी का है जो SF कह रहे हैं, और सैचुरेटेड वेपर SG हो रहा है, और ये डेल्टा S हो गया, ठीक है। तो ये ऑपरेशन में जो चेंज हुआ वो हुआ। अब इस टेबल को आप यूज़ करेंगे सब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये है प्रॉब्लम रेफ्रिजरेंट 134A को यूज़ करके। इसमें क्या कर रहे हैं हम कि इनिशियली ये 20 डिग्री पे है, ठीक है, और 140 किलो पास्कल है इसका इनिशियल प्रेशर। अब इसको हम कूल कर रहे हैं, ठीक है, साथ में इसे हम लोग स्टर भी कर रहे हैं, मतलब ये जो पैडल है वो घूम भी रहा है।
तो कूल भी कर रहे हैं, मतलब यहाँ से हीट लॉस भी हो रहा है और पेडल घूम भी रहा है। और क्वेश्चन ये है कि इंट्रोपी चेंज इस प्रक्रिया में कितनी होगी जो फाइनल इसका प्रेशर जो है वो 100 किलो पास्कल हो जाए। तो प्रेशर जो है फाइनल जो है 100 किलो पास्कल है और इनिशियल इसका 140 है। टेम्परेचर इनिशियल इसका 20 डिग्री सेल्सियस है। चूँकि हीट लॉस है तो टेम्परेचर भी लॉस होगा और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। तो हमें इंट्रोपी निकालना है। तो इंट्रोपी निकालने के लिए चूँकि आप इंट्रोपी हमने डिफ़ाइन किया है कि भाई डेल्टा एस जो है वो डेल क्यू बाई टी होता है, ठीक है, जब ये इंटरनल रिवर्सिबल है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको ये ऐड करना पड़ेगा प्लस एस जनरेशन, ठीक है। अब ये है कि ये तो सिंपल सा एक टर्म है, लेकिन डेल्टा एस जो है वो स्टेट प्रॉपर्टी भी है, तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। आप सीधा स्टेट प्रॉपर्टी से ही निकाल सकते हैं। और स्टेट प्रॉपर्टी रेफ्रिजरेंट का लेके आप टेबल का यूज़ कीजिए और सीधा आप डेल्टा एस निकालिए स्टेट प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये S2 माइनस S1 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि S1 क्या है और S2 क्या है। तो ये निकालने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि इसका फेज डायग्राम में पहला इनिशियल कंडीशन क्या है, ये सुपर हीटेड है या सैचुरेटेड है या कंप्रेस्ड है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि 140 किलो पास्कल पे ये क्या इसका कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर है। तो 140 किलो पास्कल का आप टेबल है इसका A13 का। यहाँ पे इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो टी साइड जो -18 डिग्री है और हमें जो टेम्परेचर दिया है वो 20 डिग्री है, मतलब ऊपर है। तो सुपर हीटेड के लिए आपको जो भी प्रेशर है उसका टी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस केस में क्या है कि इनिशियल स्टेट है वो सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट निकल के आता है और टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री है, ठीक है। प्रेशर फिक्स है, इस प्रेशर में आपका एस ये निकल के आता है, तो ये इनिशियल एस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एस हो गया। अब दूसरा पॉइंट, ये दूसरा जो स्टेट है तो इसमें S1 जो है वो 1.0625 है, ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस 140। ये यूनिट भी नोट लिख लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट लिखना, क्योंकि ये स्मॉल एस है, स्पेसिफिक एंट्रोपी है। और ये भी नोट कीजिए ये मास दिया हुआ है ऑलरेडी आपके पास। तो आप टोटल एंट्रोपी निकालने के लिए स्पेसिफिक एंट्रोपी को मल्टीप्लाई करेंगे मास से, तो आपको चेंज इन एंट्रोपी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आराम से मिल जाएगा। चेंज इन स्पेसिफिक एंट्रोपी को आप मल्टीप्लाई करेंगे मास से, तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि ये आपको स्टेट 2 कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो निकल के आता है कि ये स्टेट प्रॉपर्टी है। अब स्टेट 2 के लिए नोटिस कीजिए कि भाई 100 किलो पास्कल जो है फाइनल प्रेशर है। तो हम क्या करते हैं कि 100 किलो पास्कल भी देख लेते हैं। ये इस बार हमने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ A13 के टेबल को देखने के बजाय हमने A12 का टेबल भी देखा और 100 किलो पास्कल पे जो है जो फाइनल टेम्परेचर है, क्योंकि इसका फाइनल जो प्रेशर है वो 100 किलो पास्कल, लेकिन टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक बार नोट कीजिएगा कि इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि क्या वॉल्यूम, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑपरेशन हो रहा है, तो उसको यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि कौन से स्टेट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो ये भी चेक कर लिया जाए कि वॉल्यूम कितना है। तो V यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि भाई ये यहाँ पे है। सो ये आपका सैचुरेशन -2 -10 0 10 दिस, हाँ तो ये आ गई है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है ये आपका 0.16544 है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब V2 भी यही होगा, करेक्ट। और आपको ये देखना है कि 100 किलो पास्कल पे अगर ये सुपर हीटेड है तो ये V2 जो है 100 किलो का पास्कल के VG से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये VF और VG के बीच में है V2, तो ये जो है 2 फेज रीजन में है। तो स्टेट 2 पता करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये 100 किलो पास्कल का सैचुरेशन टेबल निकाला
और नोटिस किया कि भाई वी एफ तो इसका 0.19255 है और वी जी जो है 0.000725 है और हमारा वी टू जो है वो इसके बीच में रहता है, क्योंकि वी टू जो है डिफाइन जो किया है वो 0.16 है, 0.16544 है। इसका मतलब V2 जो है वो Vg से तो खैर ज़्यादा है पर Vf से कम है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं 100 किलो पास्कल का। इसका कोई टेम्परेचर दिया नहीं है तो हमने केवल 100 पर किलो पास्कल का सैचुरेशन टेबल देखा और इससे ये समझ में आ गया कि भाई ये तो बीच में रहेगा। इसका मतलब ये 2 फेज़ रीजन है। जो फाइनल स्टेट है वो 2 फेज़ रीजन है, स्टेट 2। ठीक है, अब स्टेट 2 आपको पता चल गया कि ये 2 फेज़ है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसकी क्वालिटी कि क्या आपकी क्वालिटी रहेगी। तो क्वालिटी निकालने के लिए फिर आपको ये पता होना चाहिए कि V2 जो है वो Vf प्लस एक्स Vg माइनस Vf होगा। तो x आपका V2 माइनस Vf Vg माइनस Vf हुआ और ये आप डेटा डालेंगे, चूँकि ऑलरेडी आपके पास सब इन्फॉर्मेशन है, तो ये निकल के आएगा 0.859। तो x2 है, मतलब स्टेट 2 का निकल के आएगा क्वालिटी 0.859। अब इसी को आप यूज़ करेंगे तो S2 आपका SF प्लस X2 SFG है। यहाँ पे एंट्रोपी की इन्फॉर्मेशन पहले से यहाँ पे दी हुई है, SF भी दी हुई है, SFG भी दी हुई है और SG भी दी हुई है। जब इसको आप इंटर करेंगे तो निकल के आएगा 0.8278 किलो जूल्स पर केजी पर केल्विन। तो अब डेल्टा एस जो है, स्मॉल डेल्टा एस निकल के आया जो है ये 0.8278 माइनस 1.0625। और अगर आपको टोटल निकालना है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे एप्स, तो ये आ गया डेल्टा एस टोटल, ये हो गया मल्टीप्लाई 5 kg से और ये निकल के आया आपका, ये 5 kg है, ये आपका किलो जूल्स पर केजी केल्विन हो गया। ये निकल के आया माइनस 1.173 किलो जूल्स पर केल्विन। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में ये लॉ डिटरमाइन एंट्रोपी चेंज करना था इस रेफ्रिजरेंट का, इस प्रोसेस के लिए। नाउ इसमें ये नेगेटिव है, टोटल एस जो है वो नेगेटिव है, तो ये टोटल एस जो चेंज है वो नेगेटिव है और इसका ये मतलब है कि सिस्टम से सराउंडिंग में ये हीट ट्रांसफ़र की वजह से हो रहा है और कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। ये बस ये कह रहा है कि एंट्रोपी जो है इस सिस्टम की कम होती जा रही है जैसे जैसे प्रोसेस हो रहा है। ना हमने ये कहा था कि भाई एंट्रोपी प्रोसेस उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में टोटल एंट्रोपी एज जो प्रोडक्शन है वो बढ़ते चले जा रहा है। बट आपको लगेगा कि ये नेगेटिव है तो क्या हो रहा है, तो एक्चुअली हमने सराउंडिंग का नहीं देखा है। जब हम एस जनरेशन की बात कर रहे हैं तो ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग टोटल होता है, टोटल ऑफ द सिस्टम। चूँकि ये केवल हम सिस्टम की बात कर रहे हैं इसमें, तो इसमें आप नेगेटिव हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ ये आप को समझ में आया ये एग्जांपल के माध्यम से। अभी हम इसको आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा कि ये जो एंट्रोपी है, अगर मास को आपने फिक्स कर दिया तो एंट्रोपी जो है चेंज 2 वजह से होती है। पहला कि अगर हीट ट्रांसफ़र है तो होगा, दूसरा जो इरिवर्सिबिलिटी है जहाँ से आपका एस जनरेशन टर्म निकल के आता है। तो अगर ये दोनों नहीं है, हीट ट्रांसफ़र भी ज़ीरो है और इरिवर्सिबिलिटी भी ज़ीरो है, तो एंट्रोपी तो आपका कोई चेंज होगा ही नहीं। इसीलिए एंट्रोपी कांस्टेंट होता है जब रिवर्सिबल है, इंटरनली रिवर्सिबल सिस्टम है और एडियाबैटिक प्रोसेस है। ऐसे प्रोसेसेस को हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इंटरनली रिवर्सिबल हुआ, दूसरा एडियाबैटिक हुआ। ठीक है, तो ये एक इसमें हम लोग अजम्पशन लेते हैं, जो हम लोग जो हीट इंजन है तो उसमें 2 डिवाइसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये एप्लीकेशन हो सकता है। और सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है आपका ये टरबाइन। तो टरबाइन में क्या है कि एक फ्लूइड आता है जो कि नॉर्मली स्टीम होगा
और ये हाई प्रेशर पे होगा और ये यहाँ पे जाता है और जब ये एग्ज़िट है वो लो प्रेशर स्ट्रीम होता है। अगर इसमें आप कंसिडर करते हैं कि कोई भी हीट नहीं है, एडिबेटिक है और इंटरनल रिवर्सिबल है, तो ये इंट्रॉपी इसकी कांस्टेंट होगी, ठीक है। और टरबाइन नॉर्मली क्या होता है कि जब प्रेशर इसका रिड्यूस होता है तो लूज़ करता है एनर्जी और ये कन्वर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ वर्क। बट इसमें इंट्रॉपी इसका कांस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि ये कोई ये एडिबेटिक प्रोसेस होगा और आपका ये रिवर्सिबिलिटी इसमें ज़ीरो है। और अगर आप प्लॉट करते हैं टेम्परेचर वर्सेस एस में, तो ये एक वर्टिकल लाइन देख रहे हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि एस इक्वल टू S1 होगा, तो ये वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है। इसको आप दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं कि जहाँ पे S चेंज हो रहा है तो हम लोग, और लेकिन इंटरनली रिवर्सिबल है, तो हम ये TdS इज इक्वल टू डेल क्यू भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप Q कितना टोटल अमाउंट Q ट्रांसफ़र हुआ है वो सिंपल सा इंटीग्रेशन TdS है। तो ये निकल के आता है अगर आप टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का प्लॉट करते हैं और ये इंटरनली रिवर्सिबल आप है ये प्रोसेस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो आप ये डिफरेंशियल अमाउंट हो गया और इसका आप इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया जो निकल के आएगा वो टोटल अमाउंट ऑफ Q निकल के आएगा जो हमने ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल फॉर्म में आप हीट ट्रांसफ़र अमाउंट निकाल सकते हैं इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ हमने इसमें एक्सप्रेशन के माध्यम से कहा है कि डेल क्यू इंटरनल रिवर्सिबल TdS है और इसी का इंटीग्रेशन ये है। इसका मतलब ये आप कंसिडर कर सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। और पर यूनिट आप मास भी इसको कर सकते हैं जो स्मॉल अमाउंट पे है। अगर वो कांस्टेंट है टेम्परेचर अगर फिक्स्ड है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, T0 बाहर निकल के आता है, इसमें से बाहर निकल के आ जाएगा, है ना। तो ऐसे केस में आप इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे वो पर यूनिट मास है या टोटल अमाउंट है। तो एक प्रॉपर्टी डायग्राम इसे है, ये इसको आप यूज़ करके आप निकाल भी सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। और एक और स्पेसिफिक डायग्राम जो है बहुत ही पॉपुलर है, इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडस्ट्री में, वो है मॉलियर डायग्राम और वो है इंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी। और ये ऐसे दिखता है जैसे ये वन स्टेट पॉइंट से दूसरे स्टेट पॉइंट में आए तो जो डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल डिफरेंस जो है वो डेल्टा एस होता है, वर्टिकल डेल्टा एच होगा और इसका अलग अलग महत्व है। तो एडिबेटिक अगर स्टेडी एडिबेटिक मतलब जहाँ पे चेंजेस या कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो और स्टेडी फ्लो की कंडीशन में जो डेल्टा एच है वो ये आपका वर्क रिप्रेजेंट करता है। तो इसे कहते हैं मेजर वर्क, मतलब वर्क कितना हुआ है उससे रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है वो मेजर करता है इरिवर्सिबिलिटी, ये मेजर करता है इरिवर्सिबिलिटी। तो अगर ये प्लॉट मॉलियर डायग्राम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। ऑफकोर्स आप चाहते हैं कि जितना स्ट्रेट रहे तो उससे आपका वर्क ज़्यादा हो, तो जितना ये डेल्टा एस कम होगा उतना आपका लॉस ऑफ एनर्जी कम होगी और ज़्यादा आपको कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी टू वर्क या हीट टू वर्क। तो ये डायग्राम भी काफ़ी यूज़फुल हो जाता है समझने के लिए किसी भी प्रोसेस की एफिशिएंसी के लिए। चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कुछ डिवाइस से रिलेटेड एंट्रोपी लॉस और गेन और उसका वर्क से कैसे उसका रिलेशन है। तो उसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल हमारा टरबाइन होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि स्टीम जो है इंटर करता है 5 टरबाइन को 5 मेगापास्कल और 450 डिग्री सेल्सियस पे और वो निकलता है 1.4 मेगापास्कल पे। कम प्रेशर होगा क्योंकि प्रेशर लॉस होता है, उसी का कन्वर्जन जो है इसमें वर्कआउट में होता है। और हमसे पूछा गया है कि ये वर्कआउट कितना है, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें एज्यूम करेंगे कि भाई ये स्टेडी फ्लो है, तो और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये कंट्रोल वॉल्यूम फिक्स है, इसमें डेल्टा एम सी एम फिक्स्ड है, तो इसमें काफ़ी एजम्पशन लेना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले इसे कहेंगे कि भाई स्टेडी फ्लो है, फिर कहेंगे कि भाई एम डेल्टा एम सी एम कंट्रोल वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं है, एनर्जी पे भी कोई चेंज नहीं है। तो कि कंट्रोल वॉल्यूम स्टेडी फ्लो का मतलब यही हुआ कि ये सब चेंजेस जो हैं वो ज़ीरो है। कंट्रोल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, कंट्रोल वॉल्यूम का एंट्रोपी में भी कोई चेंज नहीं होगा।
सो कंट्रोल वॉल्यूम का एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा एस सी वी भी 0 होगा, ठीक है। और मास ऑफ कोर्स m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ऑफ कोर्स इसमें एनर्जी बैलेंस लगाते हैं, तो ई इन माइनस डॉट ई आउट डॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई सिस्टम बाई डी टी, ये आपका 0 हो गया क्योंकि स्टडी है। तो ये ई इन इज इक्वल टू ई आउट हो गया। ई इन में आपका ये पार्ट ज़्यादा है जो कि फ्लो है, तो m डॉट h1 होगा, और ई आउट में वर्कआउट है, और ये पार्ट है जो कि निकल के आता है वर्कआउट प्लस m डॉट h2, और वर्कआउट को हम सीधा कह सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी। दूसरी चीज़ हम ये कह रहे हैं कि ये एडियाबैटिक है, ठीक है, ये एडियाबैटिक है, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि इसमें ये इंटरनली रिवर्सिबल है, ठीक है। इसका मतलब एंट्रोपी इसका कांस्टेंट है, तो ये कह रहे हैं कि S2 जो है इज इक्वल टू S1 हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि S2 इज इक्वल टू S1। अब हमें अगर निकालना है W डॉट आउट, तो पहले तो एंथैल्पी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 मेगा पास्कल और 450 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये चूँकि स्टीम है, ये सीधा सीधा सुपर हीटेड में आ जाता है, तो हम सीधा सीधा सुपर हीटेड में कंसिडर करेंगे। तो अगर आपने टेबल देखा इसका सुपर हीटेड का, तो स्टेट 1 निकल के आएगा सुपर हीटेड। आप 5 मेगा पास्कल का टेबल देखिए, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर का 450 डिग्री सेल्सियस देखिए, और यहाँ पे आपको निकल के आएगा H1 आ जाएगा, S1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डेटा आ जाएगा इसमें। तो ये मैं पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें समय लगेगा, बट एक प्रोसीजर बता रहे हैं कि कैसा होगा। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ गई है, तो जैसे हम लोगों ने अभी किया था रेफ्रिजरेंट केस में, वैसे ही दोबारा से देखेंगे हम स्टेट 2 को। स्टेट 2 में P2 दिया हुआ है, ठीक है, S2 दिया हुआ है S1। तो यहाँ पे आप 2 फेज़ टेबल देखेंगे। तो स्टेट 1 तो सुपर हीटेड केस है जो हम क्लियरली देख सकते हैं 5 मेगा पास्कल पे। स्टेट 2 जो है आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन पे है। अब ये यहाँ पे ड्रॉ किया है कि ये ऑफ कोर्स 1.4 मेगा पास्कल पे है, बट ये हो सकता है कि यहाँ ना हो, 2 फेज़ हो। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट इसके टेबल को देखना पड़ेगा। 5 मेगा पास्कल पे 450 पे हमने ये निकाला था कि S जो है 6.8210 है। अब ये देखना है कि 1.4 मेगा पास्कल के सुपर हीटेड टेबल का देखते हैं। सुपर हीटेड टेबल जो है आपका ये है 1.4 मेगा पास्कल। इसकी सैचुरेशन कंडीशन की एंट्रोपी ये है, और हमने जो देखा कि S2 शुड बी इक्वल टू 1 S1, मतलब S2 जो है वो S1 के बराबर होना चाहिए, तो जो कि 6.8 समथिंग है। तो ये देखा जाए तो इसके बीच में लाई करती है 6.7488। इसका मतलब यहाँ पे आपका S2 जो है वो यहाँ पे है, और ये इस कंडीशन में है। तो ये सुपर हीटेड ये भी है। तो ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये ठीक ही है कि ये कहीं पे तो ये लाई कर रहा है यहाँ पे TS डायग्राम पे, तो ये सुपर हीटेड कंडीशन में ही है। अब इसको निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, इसको इंटरपोलेट करना है। इंटरपोलेट इस तरह से करना है कि आपको इसके, क्योंकि ये दी हुई है, तो अब आपको H2 निकालना है, ठीक है। तो इंटरपोलेशन, लीनियर इंटरपोलेशन जो है उसको एज्यूम करके आप ये कर सकते हैं। ये टेम्परेचर दी हुई है तो कॉरस्पॉन्डिंग आप इंटरपोलेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली हम इंटरपोलेट करके, चाहे वो लीनियर भी ले ले या आराम से भी, क्योंकि S2 दी हुई है तो आप लीनियर इंटरपोलेशन कर लेंगे अगर। तो S2 निकल के आ जाएगा जो कि 2967.4 किलो जूल्स पर kg है। अब S2 निकल के आ गया तो आपका वर्क हो गया, ठीक है। तो ये H1 माइनस S2 होगा, वर्क पर यूनिट kg। तो ये निकल के आता है
3317.2 जो इनिशियल था H1, और ये इनिशियल इसकी वैल्यू है 331 जो हमने ये पहले किया था। यहाँ पे H1 निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है ये 3317.2 माइनस जो H2 है जो 2967 जो इसके बीच में है कहीं पे, ठीक है, 0.4 किलो जूल्स पर केजी। तो ये निकल के आता है 349.8 किलो जूल्स पर केजी। तो ये एक टेबल बेस्ड हमने एक्सरसाइज किया, इसमें हमने एंट्रोपी निकाला नहीं है, इसको केवल टेबल यूज़ किया हुआ है। तो ऐसे में आप ये क्योंकि प्रोसेस आपका आइसेंट्रोपिक है, इसकी वजह से ये एंट्रोपी कांस्टेंट है, उसको यूज़ करके हम लोगों ने बाकी एंथैल्पी निकाला टेबल से, और फिर हमने उसको डायरेक्टली एनर्जी बैलेंस के माध्यम से वर्कआउट को चेंज इन एंथैल्पी लिखा, और वो टेबल के वैल्यूज से हम लोगों ने इंटरपोलेट जो भी जहाँ पे भी करना था वैल्यू निकाल के निकाला आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया कि एंट्रोपी प्रिंसिपल क्या है, कैसे हमने क्लॉसियस इनइक्वालिटी से हमने जोड़ा है उसे, और इंटरनल रिवर्सिबल केस में क्या निकल के आता है, एस जनरेशन का मतलब क्या है जो प्रोडक्शन होता है एंट्रोपी, और किस कंडीशन में हम एसिंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। अब इसी चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा।